सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने लगभग 16-17 लेक्चर किया है, 18 लेक्चर किया है, सॉरी बच्चों 18 तक 18th लेक्चर किया है। तो उतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या हमसे जेई मेंस एडवांस नीट का सवाल हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे, खुद से होना चाहिए। मैं करूंगा उसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, आपको खुद से होगा। तब आप समझिएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से सवाल भी बन जा रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट हर जगह पे लिखा हुआ है, किताब में हर जगह पे है, हर मॉड्यूल में, हर चीज में लिखा हुआ है। बशर्ते बात ये होती है कि आप उसको कितना समझ पाते हैं, है ना। भाई मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है? वो तो लिखा हुआ है, आप खुद से किताब में देख लीजिए कि हाँ ये है, फार्मूला लगाइए आंसर। बट ऐसा नहीं है बच्चों। चीजों को समझने में, जो हम आपको बताते हैं उससे आपको समझ में आती है। आप खुद से पढ़िएगा उसका ठीक है, खुद से पढ़ना जरूरी है। लेकिन जब कोई बताता है चीजें, तो वैसे चीजें ज्यादा अंदर घुसती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बताते हैं आपको, तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए और सवाल कीजिए। क्या है सवाल? पीवाईक्यू का है। कुछ सवाल लाए हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं आज तक। अब सारा सवाल हम करा नहीं सकते, लेकिन कुछ सवाल है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है बच्चों, है ना। आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जैसा हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे अगर हम आपको बता दें, पहला ही सवाल आपके पास क्या आ गया कि पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। ये जेई मेन 2021 का सवाल है, ठीक है। अभी 2025 चल रहा है ना, तो ठीक है, पीवाईक्यू का कर लेना चाहिए। और डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। फिगर भी दे रखा है। जेई मेन में आसान सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्क्वायर प्लेट है, क्यों? क्योंकि 12 ये स्क्वायर प्लेट हो गया। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओके, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको। जैसे देखिए ये चार्ज है, तो चार्ज से तो हर जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन ये भी है जो इस पे आएगा, है ना। ये वाली जो ऐसा, जैसे चार्ज यहाँ पे है, तो ये प्लेन है बच्चों, तो प्लेन पे भी तो आएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसके वजह से इस पे फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स कितना होगा बताना है। आसान है, आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, मैंने बहुत बार बता चुके हैं। इससे हर डायरेक्शन में निकलेगा, मतलब कि इससे चार्ज क्यू है, तो इससे फ्लक्स कितना जनरेट होता है? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इनसाइड मतलब यही चार्ज तो है यहाँ पे तो क्यू इनसाइड वही होता है। तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट होता है। अब सोचिए ना, ये क्यूब ही तो होगा। एक ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। हम क्या बोलते थे? चार्ज को ढकना है, ठीक है। चार्ज को हमें ढकना है, तो चार्ज को ढक देंगे, तो ये हो जाएगा सेंटर पे। तो सेंटर पे रहता है तो हर डायरेक्शन में आता है। और हर एक फेस से, क्यूब के हर एक फेस से कितना जाता है? टोटल 6 फेसेज हैं। तो हर एक फेस से, ईच फेस से, क्यूब के पास 6 फेसेज होता है ना, तो क्यू इनसाइड बाई 6 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि 6 से डिवाइड देना पड़ेगा। टोटल इतना है ना। ये कितना है बच्चों? ये टोटल है। टोटल तो इतना है ही, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। लेकिन एक फेस से पूछ रहा है, ये एक फेस है, ठीक है। और हमको कैसे पता चल रहा है कि सेंटर पे रखा हुआ है? भाई ये डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, देखिए ना। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर, है ना। 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये 6 सेंटीमीटर ऊपर हुआ, और 6 सेंटीमीटर और ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरा एक और फेस मिल जाएगा ऊपर, है ना। तो इस टाइप का स्क्वायर ही तो बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो स्क्वायर बन गया और बीच में चार्ज है, इसीलिए हम बता पा रहे हैं, ठीक है ना क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, और 6 से डिवाइड करेंगे। पता चल गया होगा आपको, अगर क्यू का वैल्यू कितना है? 12 माइक्रोकुलम। 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है कुलम का वैल्यू। 6 इंटू एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है? जैसे आपको पता है ना बच्चों, क्या पता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू नहीं पता है? इसका के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, हो जाएगा 1/4 पाई के। और के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9। स्टैंडर्ड यूनिट में सारा हम ले लेंगे तो बता सकते हैं साफ साफ। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, तो ऊपर चला जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको स्पीड में आना चाहिए, ठीक है। ये 2 बार में चला जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 गुने 9, 9 8 72 हो गया ना। 72 हो जाएगा बच्चों, 72 पाई इंटू 10⁻3। तो इस टाइप में बताना है। 10⁻3 रहेगा, इसका वैल्यू कितना होगा? इसको गुना कर दीजिए, 72 गुने 3.14 है ना। पाई का वैल्यू तो ये होता है, तो आप गुना कर सकते हैं। लगभग ये कितना आता है? कितना आता है? 226 के आसपास आता है ना।
226 के आसपास आता है, मैंने किया था गुना, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 का गुना कर देंगे 72 में तो कितना हो जाएगा, 6 6 17 21, है ना, तो इतना हो जाएगा। और अब ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा सवाल आ जाए और यहाँ पे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल टाइप में आता है, तो न्यूमेरिकल टाइप में आपको बच्चों आप सोचेंगे कि पॉइंट के बाद 1/4 तो है, इसको हटा देते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो लगभग इतना आ जाएगा। देखिए एक्चुअली में आंसर ये आया है, क्यों, क्योंकि हम पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। छोड़ दीजिएगा ना तो आंसर गलत हो जाएगा, 3 से कर दीजिएगा तो इतना आएगा, लेकिन 0.14 भी तो है, तो फिर से कर देते हैं, 72 गुने 0.14 कितना आएगा, 8, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, और 7 28, और 2 30 की 0 हासिल 1, तो 3 7 3 10, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, पॉइंट था ना 0.14, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.08, तो इसमें 10.08 का ऐड कर देते हैं, तो लगभग आ जाएगा, देख रहे हैं 226.08 आ जाता है एक्चुअली में गुना करने से। तो हमको बताना है अप्रॉक्सीमेटली, तो पॉइंट के बाद 08 है तो इसको छोड़ दीजिए, इतना बता सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा। हमारे पास एक्स का वैल्यू हो गया 226, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, आप भले ही पूरे सोल्व कर लीजिएगा, कहीं पे सब कॉन्सेप्ट आता है और हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया तो भाई कितना बुरी बात है, वो आता सब कुछ है, आंसर ही नहीं आया। तो ये सब ध्यान रखना है, और एग्जाम में तो और ज़्यादा ध्यान रखना है, टेस्ट उसके लिए दीजिए आप, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, काफ़ी ईजी सा होगा। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ओके। डिस्क होता है तो उसका तो सरफेस पे ही होता है भाई, डिस्क जो होता है, डिस्क बता रखा है ना मैंने, डिस्क ऐसा ही तो होता है। तो डिस्क पे क्या होता है, सारा चार्जेस इसके सरफेस पे होते हैं। डिस्क मतलब क्या भाई, क्वाइन, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, वो क्या है, डिस्क है, ठीक है। तो इस पे सारे चार्जेस सरफेस पे होते हैं, मान लेते हैं सारे चार्जेस ऐसे लिख देंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। बोले ये सब क्यों बताता है मास्टर, क्वेश्चन बताओ। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बताते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज डेंसिटी है ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा बोला जाता है, वो वेरी कर रहा है भाई, आर के साथ वेरी कर रहा है। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ठीक है, और इसका कोई छोटा सा आर पे जाते हैं तो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। आर जैसे जैसे चेंज होगा, 0 रखेंगे फिर कुछ और रखेंगे तो बढ़ रहा है, मतलब 1 माइनस कर रहे हैं तो घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। हमारे पास ये सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है बच्चों, आर जैसे जैसे घटेगा बढ़ेगा वैसे चेंज होगा। सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, ये है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज स्फेरिकल सरफेस इनक्लोजेस द चार्ज ऑफ डिस्क, चार्ज डिस्क, इस पे चार्ज है, ठीक। चार्ज डिस्क मतलब ठीक डिस्क पे चार्ज है, तो इस डिस्क पे चार्ज है तो इसका फ्लक्स फाइनोट है। अगर इस डिस्क पे चार्ज है तो इसका फ्लक्स है फाइनोट, मतलब हमने एक गॉसियन सरफेस इतना बड़ा बना रखा है कि अंदर ये चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, जो जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसके वजह से जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा सारे डायरेक्शन में, वो फाई होगा, ये बोल रहा है, सॉरी फाई होगा या फाई नोट होगा, फाई नोट होगा बच्चों, देख रहे हैं फाई नोट दिया है ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अनदर स्फेरिकल सरफेस, ओके। इस हमने तो गॉसियन सरफेस शुरू में आपने ऐसे मान लिया, ठीक है, मतलब हमने बहुत बड़ा गॉसियन सरफेस मान रखा है, ठीक है। दूसरा केस है जिस टाइम पे स्फेरिकल सरफेस जो कि गॉसियन सरफेस मानते हैं, उसका रेडियस r/4 है, कॉन्सेंट्रिक है डिस्क का, तो उसका फ्लक्स ये है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज स्फेरिकल सरफेस, या स्फेरिकल सरफेस है बच्चों पूरा गोला टाइप, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है, फाइव, ठीक है। और बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस, एक ऐसा ही स्फेरिकल सरफेस लेना है लेकिन उसका रेडियस r/4 होगा। r/4 का मतलब छोटा सा होगा, इतना बड़ा ही होगा ना, इसका रेडियस r है तो r/4 छोटा होगा, मतलब अब स्फेरिकल सरफेस हम छोटा लेंगे। अभी बारिश हो रहा है बच्चों, हो सकता है आवाज हमारे, लेकिन समझिएगा छोटा लेंगे तो वो छोटा यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, उसकी वजह से फ्लक्स बताना है, तो और फ्लक्स पाई है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि रेशियो क्या होगा। कैसे बच्चों, ये देखिए अगला केस में जो आप लेंगे, अगला केस में जो आप लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये ऐसे होगा। और इस बारी जो हम लोग लेंगे सरफेस बना रहे हैं वो ऐसा है, मतलब छोटा है इस बारी, और इसका रेडियस हमको दे रखा है ये r/4 है, इसका रेडियस तो r था, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। ये इस बारी जो स्फेरिकल सरफेस का बहुत बड़ा, इस बारी छोटा वाला r/4 लेना है। इसके थ्रू फ्लक्स जो जा रहा है
जितना इसके अंदर होगा चार्ज इसी की वजह से तो फ्लक्स हो रहा होगा। फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज अंदर का दिख रहा है, तो अंदर का चार्ज तो यही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स आएगा सर्फेस से डायरेक्ट। इस फ्लक्स को बोला गया है पाई, बोला गया है लास्ट में कि पाई नोट बाई पाई क्या होगा, ठीक है। बारिश हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं पाई और पाई नोट, ठीक है। तो आसान है यार, पाई और पाई नोट हम निकाल सकते हैं आसानी तरीका से। देखिए पहली बार में तो ये जो बड़ा वाला था, तो इसमें क्यू इनसाइड क्या है, जैसे हम लोग पाई नोट लिखेंगे तो इसमें अंदर का चार्ज क्या है, इतना ही है। लेकिन इसमें अंदर का चार्ज इतना है, ये सब हट गया है, ये सब बाहर का हो जाएगा। हमको ध्यान देना है फ्लक्स निकालने के लिए। तो क्या होता है, ई डॉट ये होता है गुरु जी, ठीक है ये होता है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे क्यू इनसाइड के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं जिसमें कि ये वाली बात थी। तो ये तो आसानी से निकाल देंगे, पहले ये वाली निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मतलब कोई भी निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। हमें ये वेरिएबल दे रखा है तो पहले तो उसको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे जो क्यू इनसाइड है ना बच्चों, ये क्यू इनसाइड ही हमें निकालना बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है सिग्मा नोट इंटू, इंटू में क्या है 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो अब ये आ गया, तो अब आप सोचिए, आपको पता है ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, क्यू का वैल्यू सिग्मा अपॉन ए होता है, ठीक है। यही होता है ना, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा का वैल्यू क्यू अपॉन ए होता है। थोड़ा गड़बड़ा हो गया, गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये पता है हमें। तो हम यहाँ से हम लोग चार्ज लिख सकते हैं ना बड़ा वाला, तो कितना होगा सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है, ये जो है वो लिख देंगे। लेकिन लेकिन भाई डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हर हर एक आर पे ये सिग्मा चेंज हो रहा है। तो आप डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो नहीं आएगा ना, वो किसी एक चीज पे आएगा। आर का वैल्यू कुछ ले लेंगे r/4, तब उस पॉइंट पे इसका वैल्यू आएगा, क्योंकि हर जगह पे चेंज हो रहा है। और जब भी चेंज हो तो इंटीग्रेशन से हम कर सकते हैं। शुरुआत में क्या करना होता है जब चेंज होता है, बता रखा है सारा तरीका बच्चों, अगर आप देखेंगे लेक्चर ना तो ये सब आप खुद से कर पाएंगे, हमें कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बता रहा हूँ आपको, सब करा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा चार्ज डी ले लेंगे। कैसे लेना होगा भाई, कैसे लेना होगा, कैसा फिगर बन रहा था, ऐसा बन रहा था, ऐसा ही तो बन रहा था बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। ये r/4 का था, ये r/4 का था, और ये स्फेरिकल सरफेस है, मतलब पूरा गोल है बच्चों, है ना। सारा चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है ना, ये एरियल चार्ज डेंसिटी इस पे है, और ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है। और इसका हमको दे दिया है रेडियस जो कि r/4 है, और ये रेडियस हमको पता था, ये रेडियस इसका r था। भाई सब कुछ पता तो चल ही गया, अब हमको इस जगह पे निकालना है। तो आपको बता रखा है कि डिस्क जो होता है, ये तो डिस्क है, ये तो डिस्क है। डिस्क का एलिमेंट कैसे लेते हैं हम लोग, डिस्क का एलिमेंट कैसे लेते हैं, रिंग रिंग करते हैं, रिंग 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 करते हैं ना। तो जैसे प्याज का एग्जांपल हमेशा मैं देता हूँ, प्याज कैसे होता है, प्याज ऐसे ऐसे ही तो होता है प्याज, ठीक है। तो ये प्याज में अंदर से निकलता है ऐसे 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 ऐसे। तो प्याज छोटे छोटे रिंग से बना है, छोटा रिंग फिर बड़ा रिंग, तो ऐसे ऐसे रिंग से बना हुआ है। प्याज का जो सलाद काटते हैं ना, सलाद, उसमें देखिएगा ऐसे ऐसे करके बनता है, पहले छोटा फिर ऐसे। तो ये रिंग ही तो ऐड हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, एक रिंग मान लेंगे भाई, हम एक रिंग मान लेंगे। मतलब इस ओ से जाकर जैसे यहाँ पे है ना, छोटा सा आर दूरी पे जाके एक ऐसा हम लोग रिंग मान लेंगे, ठीक है, जिसका विड्थ भी कुछ होगा तभी ना बच्चों, आगे बढ़ते बढ़ते डिस्क बन जाता है। तो ये आर डिस्टेंस पे जाके इसका विड्थ डी आर है, ठीक है। विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई है जो है ना, गैप वाली ये सब चौड़ाई है इतना, वो डी आर विड्थ का है। तो भाई रिंग का आप लोग नहीं बता सकते हैं, डी क्यू का वैल्यू होगा क्या, ये तो लिखना ही भूल गया, सिग्मा इंटू डी ए। भाई छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया निकालिए बच्चों, डी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 2πr इंटू डी आर। एरिया भाई एरिया समझ में आ रहा है, इसका पूरा हो गया सरकमफेरेंस, उसमें इसका विड्थ से गुना कर देंगे तो हमके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, छोटा सा एरिया, क्योंकि छोटा सा डी आर लिया है। और यही अगर बड़ा सा ले तो समझ सकते हैं, बड़ा सा लेते तो आ जाता पूरा एरिया इसका इंटीग्रेट करके, तो आसान चीज है। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा का वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पर रख देंगे सिग्मा नोट
इंटू 1 - r/r इंटू डी ए का वैल्यू कितना है 2πr/dr। इस तरीका से एलिमेंट लेना मैंने बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे डी क्यू जो है ये आ गया। अगर इसका इंटीग्रेशन हमको कहाँ से कहाँ तक करना होगा, पहले यहाँ पे मिला होगा फिर यहाँ पे, तो हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ये रेडियस r/4 तक ही जाना है, इसी तक, बाहर वाला फिर ये सब चार्ज नहीं लेना है, हमको यहीं तक जाना है भाई, यहीं तक का तो चार्ज क्यू इनसाइड निकालना है। इनसाइड मतलब अंदर का, ये गॉसियन सरफेस के अंदर का, तो अंदर का यही तो है, तो ये वाली हमको निकालना है इसके अंदर का। तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 0 से r/4 तक, तब हमें मिल जाएगा जितना चार्ज अंदर होगा। चलिए भाई निकाल लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, 2π सिग्मा नोट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - r/r। अब मैथ से बच्चों है ना, ये सब आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, r/dr 0 से r/4 तक। तो चलो भाई लोग हो गया 2π सिग्मा नोट देख सकते हैं यहाँ पे r/dr आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, r/dr से 1 में गुना करेंगे तो r/dr हो जाएगा, r/dr का इंटीग्रेशन होता है r² 2, तो फिर आ जाएगा ये वाला, मतलब कि 1/2 इंटू r²/4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब क्या आ जाएगा, जैसे जीरो डालेंगे ना, तो जीरो डालेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, अब डायरेक्टली इसमें गुना कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा क्या स्मॉल r का स्क्वायर, है ना, यही तो हो जाएगा, यहाँ पे r² बन जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 r आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो r का क्यूब लिखते हैं, मतलब कि r का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब, क्योंकि r/4 है ना, तो 4 का क्यूब, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करना आसान है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि ये r से ये r क्यूब कटेगा तो r का स्क्वायर बचेगा। तो अब सब चीज़ें बहुत सिंपल हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2π सिग्मा नोट इंटू में क्या हो जाएगा 16 गुने 2 है, तो यहाँ पे बना देते हैं 16 गुने 2, 4×16, यहाँ पे आ कितना रहा है भाई, पहले देख लेते हैं, r² बाई 32 माइनस r² बाई 4×16, 16 गुने 16×64 हो जाएगा ना, 4×16 16×64 64 गुने 3, यही तो आ रहा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना आएगा, अब आगे जल्दी बता दीजिए। क्या करते हैं ना, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 से कर देंगे तो यही तो बन जाएगा। आप जैसे चाहे वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि 64 को 32 गुने 2 लिख देंगे तो 2 × 6, तो यहाँ से 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी किया जाता है सॉल्व, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5r², देखिए कितना आसान हो जाएगा, 2π सिग्मा नोट इंटू कितना बचेगा ऊपर 5r² डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचेगा 32 गुने 6, तो ये हो गया आपको, ये क्या वैल्यू आ गया, ये आपका क्यू इनसाइड आ गया इस जगह के लिए, इस सरफेस के लिए, है ना, इस सरफेस के लिए। तो यहाँ पे डाल देते हैं ये वैल्यू, तो हमको पास 5 आ जाएगा, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू इनसाइड 2π सिग्मा नोट इंटू 5r² डिवाइडेड बाई 32 गुने 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया 5 का वैल्यू बच्चों, जो सेकंड वाला था, ये जो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे, ये क्या होगा, ये वाली हमने निकाल लिया, ये 5 जो r/4 पे था। अब वही सेम केस यहाँ पे 0 से लेके r पे जाएंगे, क्योंकि क्यू इनसाइड अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये लार्ज है स्फेरिकल सरफेस, तो इसके लिए अंदर का यही तो चार्ज है, और ये पूरा चार्ज है, तो पूरा चार्ज कहाँ तक है r रेडियस तक, तो हम जहाँ r/0 से r/4 जा रहे थे, अब 0 से लेके r तक चले जाएंगे, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ यहाँ बस यहाँ पे r हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, तो इधर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फाई नोट के लिए आप बता सकते हैं E.dA इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो सिमिलरली आप बता सकते हैं, सब चीज़ सेम ही रहेगा ना, जो सारा एलिमेंट हम वैसे ही काटेंगे, सब कुछ वैसे ही काटेंगे, बस यहाँ पे r/4 गए थे, वहाँ पे r तक जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाली लिख देते हैं dq इक्वल टू सिग्मा नोट 2π सिग्मा नोट है ना, 2π सिग्मा नोट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R r/dr। तो हम अब 0 से लेके r तक जाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा वही बात हो जाएगी, यहाँ पे 2π सिग्मा नोट बाहर निकाल लेते हैं
इंटू में, अब कुछ नहीं करना है, और आसान हो गया, 1/2 बाहर आ जाएगा तो r²/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा r का क्यूब, तो 3r नीचे आ जाएगा तो r का क्यूब ऊपर आ जाएगा। तो r का क्यूब में हम लोग कैपिटल R डालेंगे तो r का क्यूब आ जाएगा, ये कट जाएगा तो r² बचेगा। ठीक है, तो अब हम r² घटा सकते हैं ना, ये तो डायरेक्टली घट जाएगा, 2πσ0 इंटू r²/6 हो जाएगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हमने क्यू यहाँ पे भी निकाल लिया, तो यहाँ पे हम भी फ्लक्स बता सकते हैं। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2πσ0 r²/6, और यहाँ पे एक एप्सिलॉन नोट भी है। तो अब हमें क्या निकालना था, φ/φ नोट। देखिए क्वेश्चन में φ0/φ, सॉरी φ0/φ, ये φ0 आया है भाई, φ0। चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से, φ0/φ कितना हो जाएगा बच्चों, 2πσ0 r² डिवाइडेड बाई ε0 इंटू 6, और ये कितना आया था 2πσ0 5r², 2πσ0 5r², ये अट भी नहीं रहा है, अटाना तो पड़ेगा ना, अटाना तो पड़ेगा ना बच्चों। अब अट जाई, अब अट जाई, 2πσ0 5r², 32 इंटू 6 था, तो सब चीज़ करता हुआ दिख रहा है, 2πσ0 2πσ0, और एक एप्सिलॉन नोट भी ऊपर आता आएगा तो वो भी कट जाएगा, ऊपर एप्सिलॉन नोट आएगा ना बच्चों, भी तो कट ही जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आप काट सकते हैं खुद से भी, तो r² से एक r², ये भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 32 गुने 6, 32 गुने 6 डिवाइडेड बाई 6 गुने 5, 6 कट जाए तो 32/5 आ जाएगा, तो 5/5 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 6.40। ये आंसर हो गया बच्चों। देख रहे हैं, आसान ही है यार, समझिए ना, मतलब ऐसे बच्चों आप देखेंगे तो भारी लगेगा भाई, ऐसे देखते रहेंगे तो देखते नहीं रहना है, इसको करना है, खुद से लिखना है, ऐसे ही नहीं होगा बच्चों। अगर आप एडवांस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो सवाल तो अच्छा आएंगे ही, और ये आसान सवाल है ये ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको आसान ही बोला जाता है। बोलेंगे आसान है यार, मेरे से हो नहीं रहा है, तो बच्चों शुरू में किसी से नहीं होता है, करने के बाद आसान हो जाता है। तो करिए, एक बार तो मेरे साथ करिए बच्चों, लिखिए तो सही। अरे यार पेन कॉपी तो उठाओ, ये पेन उठाओगे तभी तो होगा कुछ, जिंदगी में और कुछ उठा रहे हो यार, पेन उठाओ ना, अरे समझ में। तो ठीक है, ये आ गया 6.40, 6×5 और हाँ ठीक था, तो ये 6.40 ये आंसर हो गया। और बच्चों बहुत ध्यान से, एडवांस में क्या होता है ना कि कभी इसका रेशियो ऐसे आता है तो लगता है हमने गलत किया है, तो आप एक बार और जल्दी से जल्दी चेक कर लिया कीजिए, वहाँ पे टाइम बहुत होता है, वहाँ पे आपको सवाल सही करना है, हमेशा याद रखिए, सवाल गलत वहाँ नहीं करना होता है, सवाल को सही करना होता है, भले ही कम सवाल करें लेकिन सही करना होता है, एडवांस उसी का खेला है ना। मेंस का सवाल आसान होता है, 2020 में ही आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस दिया हुआ इस तरीका से वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ABCD φ1 है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू BCEF φ2 है, तो φ1 - φ2, भाई सिंपल सा सवाल दे दिया है जेईई मेंस ने। ABCD कौन सा है, ABCD, ठीक है, और कौन सा है, और कौन सा है बच्चों, और आप देख सकते हैं यहाँ पे BCEF, BCEF ये भी दिया है। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप जे कैप में है ना, तो एक बार आई कैप में, मतलब आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। और ABCD तो ये तो भाई समझ रहे हैं, ये तो सरफेस पैरेलल हो गया ना, ये सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, कैसे भी करेंगे तो फ्लक्स जीरो ही तो हो जाएगा, E.DA cos 90 0, तो इसके वजह से तो आएगा ही नहीं भाई, ये सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो ये पेनिट्रेट करना चाहिए ना तभी तो आता है, ऐसे जा रहा है तो नहीं आएगा, तो इसके वजह से फ्लक्स तो नहीं आएगा भाई, इसके वजह से फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और वो परपेंडिकुलर हो जा रहा है एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, ओके, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इसका एक जो है ना, देख रहे हैं एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वो है 4xi कैप। हम आप बोलेंगे कि एक्स वाला ही क्यों लिया भाई, वाई वाला क्यों नहीं, क्योंकि वाई वाला ऐसे जा रहा है, तो फिर ये वाई वाला और ये सरफेस के बीच में एंगल
एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, फिर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स सिर्फ इसके वजह से आएगा। सोचिए ना, ऐसे लिख लिख के भी करेंगे तो आंसर आ ही जाता है। डायरेक्ट इसका डॉट ले लीजिए, तो वैसे करना ठीक है, थ्योरेटिकली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिगर दे रखा है तो डायरेक्ट सोचिए ना बच्चों, सोच तो सकते ही हैं। तो इसको सोच लीजिए, इधर है ये है तो बस इसके वजह से आएगा। तो दोनों को एंगल कितना है दोनों के बीच में, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री। तो भाई सिंपल से आप फ्लक्स बता सकते हैं ई डॉट डी ए करके, ई डॉट ए करके। एंगल 0 है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ई क्या है 4x इंटू में क्या आ जाएगा चिंटू, एरिया वेक्टर क्या है, इसका लेंथ कितना है 3 2 ये है, और ये तो इसका लेंथ इधर 2 है, इसका लेंथ कितना है ये भी 2 है। तो एरिया वेक्टर कितना हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, सिंपल। तो चर्चो के 16 एक्स हो गया। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ से ये ओरिजिन से एक्स कितना दूर है, मतलब ये ऐसा सरफेस ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो इतना ही दूर तो है। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होगा, जो कितना दूरी है, ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी लग रहा है, 3 है ना, 3 ही तो दिख रहा है, हाँ 3 ही है। देखिए ना बच्चों, इस जगह पे 0 0 0 और यहाँ पे 3 0 0, मतलब एक्स का वैल्यू 3 है। तो 16 गुने 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू 16 3 48। तो भाई इसके वजह से फ्लक्स कितना आ रहा है 48 48, और इसके वजह से 0, तो घटा दो दोनों को, दिस माइनस दिस, 5 1 माइनस 5 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 1 किसको माने थे ABCD को, तो ABCD तो 0 है, तो 0 माइनस 48, तो माइनस का 48। फ्लक्स का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, जो लेते हैं आप लिख लीजिएगा, है ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट होता है, तो कूलम में लिख सकते हैं, पता नहीं आप लिख लीजिएगा बच्चों, यूनिट हमको भी याद नहीं आ रहा, तो 48 आएगा एक्चुअली में, ठीक है। काफ़ी आसान है यार, है ना। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं सवाल। और एक और जेड एडवांस का सवाल है 2012 का, ये भी आसान ही बोल सकते हैं, उतना भी भारी नहीं है। इन्फिनिटली लॉन्ग सॉलिड, अब देखिए बच्चों आप देखिएगा सवाल, तो भाई इतना बड़ा सवाल क्या है, कैसे होगा, तो देखने से तो कभी नहीं होगा, साफ साफ बोल देता हूं मैं बच्चों, देखने से तो नहीं होगा ना, करना है, करना पड़ेगा। पता है ये सब सवाल एक्चुअली में कौन बना पाता है, मतलब सोल्व कौन कर पाता है, जो कॉन्सेप्ट सही से समझाओ। मैं जिस टाइम पे कुछ बता रहा हूँ उस टाइम पे ध्यान से जो सुनाओ, है ना, तभी हो पाएगा बच्चों। ऐसे आप डायरेक्टली फार्मूला रट के आइए बनाइए, नहीं होगा ना, फार्मूला रट के आइए नहीं होगा, समझना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, रटना जरूरी नहीं है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, आर रेडियस का एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, बताया था सॉलिड का केस हमने। तो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको रो दे रखा है, स्फेरिकल कैविटी है R/2 का, सेंटर पे बनाया हुआ है। ओके देखिए कुछ चीज़ें बहुत आसान है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ इस टाइप का आप समझ ही रहे होंगे, इधर भी नीचे इन्फिनिटी की तरफ, और बीच में यहीं पे कहीं पे एक्सिस बना दिया है हमने XYZ एक्सिस, और यहाँ पे कैविटी कर दिया है, मतलब अंदर से गोला को निकाल लिया है, तो अंदर क्या खाली हो जाएगा, तो उसी की वजह से पूछ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फ्लक्स फ्लक्स। तो देखिए क्या बोल रहा है, कैविटी है सेंटर पे एक्सिस का सिलेंडर का, फिगर में दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके बोला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा जब ये कैविटी आ गया, जो कि R/2 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके बेसिकली हमें ये कैविटी आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसका बिल्कुल आसान सा मेथड होता है, मैंने बताया पहले, पूरे की वजह से निकाल लो, उसमें से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दो, आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट ही है, वही सबसे सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो पहले सिलेंडर की वजह से निकाल देते हैं, टोटल इनफाइनाइट सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल इनफाइनाइट सिलेंडर, मतलब जो बड़ा वाला है ना, इसके वजह से इस पॉइंट पे बोलना है, P पॉइंट पे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बताइए जल्दी से बच्चों, P पॉइंट पे क्या होगा, पूरा इनफाइनाइट होता है तो कैसे निकालते थे। अब आप फार्मूला अगर याद होगा तो ऐसे याद कर लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि फार्मूला रटना है, वहाँ पे इतना टाइम है कि आप सोच के निकाल सकते हैं। करना क्या होता है, अगर बाहर का कोई पॉइंट है तो एक गॉसियन सरफेस ऐसे हम बना लेते हैं, याद आया, ऐसे ही तो करते थे, गॉसियन सरफेस ऐसे करके बना लेते थे। चलिए बना देते हैं, एक सेकेंड बच्चों, बना लेते हैं गॉसियन सरफेस। देख रहे हैं हम यहीं पे उसका फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है, और जल्दी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा कि कैसे करें कैसे करें, हो जाएगा। देखिए इसका रेडियस यहाँ से 2r दे ही दिया, तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक है, ये पता है आपको। और ये देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, मतलब चार्जेस पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा समझ में। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू भी
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिंपल। तो चलिए इसको करते हैं। देख सकते हैं आप सिंपली यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकल रहा होगा इस सिलेंडर से, सब डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकल रहा होगा। ये सब कैसे, जब बार बार लिखूंगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देंगे। ऐसे निकल रहा होगा इस सिलेंडर की वजह से, इसके वजह से, है ना, ऐसे ऐसे सब डायरेक्शन में ऐसे निकल रहा होगा। तो भाई ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो ये सरफेस के तो पैरेलल है ना, ये इधर है और इसका एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री। तो भाई इसके वजह से तो फ्लक्स जीरो, वैसे ही इसके वजह से तो फ्लक्स जीरो। सिर्फ फ्लक्स आएगा ये कर्व सरफेस एरिया, ऐसे है ना बनाया हुआ सिलेंडर का, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया ये, तो इसके कर्व सरफेस की वजह से आएगा। तो कर्व सरफेस की वजह से लिख देते हैं, साफ साफ पता चल जाएगा। ई इंटू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं उसका डीए लेते हैं, उसका एरिया। तो भाई इस सिलेंडर का एरिया बता दो, आपको साफ साफ पता चल रहा है। इसका रेडियस 2r है और एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2πr, मतलब 2r जो कि रेडियस है, 2πr इंटू हाइट, इसका हाइट h मान लिया हमने, ये कुछ दिक्कत ही नहीं है, h मान के हो गया। तो ये हमने यहाँ पे इसका बता दिया, तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। क्यू इनसाइड, अंदर का चार्ज, अंदर तो बस यही है ना ये वाली, तो इतना दूर का ले लेते हैं, इतना दूर का चार्ज कितना होगा। तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हूँ भाई मैं। तो चार्ज का वैल्यू है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इतने दूर का वॉल्यूम, ये वाली है ना यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि गॉसियन जैसे इसका तो हाइट इन्फानाइट है भाई, ये सिलेंडर जो इन्फानाइट तक जा रहा है, तब उसका हम क्या लिखेंगे, उस पर तो हम वॉल्यूम लिख ही नहीं सकते क्योंकि इन्फानाइट है, वो हाइट उसका इन्फानाइट है नहीं। जो हम मान चुके हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस, उसी का हाइट लेते हैं, ठीक है, उसी का हाइट h लिख लेते हैं। तो कितना होगा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, πr²। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस बच्चों इसका r है ना, तो πr² इंटू एच, सिंपल। तो πr² इंटू एच डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। और आप इस डी ए के जगह पर क्या लिखे थे, कितना आएगा ये वाली, ये कितना आएगा बच्चों, इधर चलिए लिख ही देते हैं इसको, ई इंटू 2π इंटू 2r इंटू एच। तो चलिए काट लेते हैं जल्दी से, एच πr², पाई आर कटेगा यहाँ पे, पाई आर कटेगा तो एक आर बच जाएगा। चलिए क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा होगा आपको, इधर क्या आ जाएगा 4 है ना, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ρr, एक सेकेंड, हाँ ठीक ही तो किया है हमने, ठीक ही तो किया है, ρr/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है इस इन्फानाइट सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पी पे, आसानी से आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो पी पॉइंट पे क्या होगा इस पूरे इन्फानाइट की वजह से, ρr/4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों, अब आ जाते हैं इस कैविटी की वजह से यहाँ पे, और फिर कैविटी की वजह से और इसकी वजह से दोनों में घटा देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। तो इस कैविटी को देख लेते हैं, चलिए कैविटी को देख लेते हैं। ये जो कैविटी है बच्चों, अब चार्जेस पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं ना भाई, चार्जेस पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। तो इसमें निकालने के लिए वही करेंगे, फ्लक्स का वैल्यू क्या कर देंगे, ई डॉट डी ए का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, इसका तो रेडियस आपको दे रखा है r/2 है, इसका रेडियस r/2 पीछे दे रखा है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, देखिए है ना, ये r/2 है। और हमको ये भी पता है कि चार्ज का वैल्यू है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी तो वैसा ही होगा यार, इसका भी तो वैसा ही होगा। तो चार्ज का वैल्यू देखिए हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है बच्चों, ये हर जगह पे कांस्टेंट है। पीछे जो ले लेते थे केस, उसमें जो सिग्मा लिए थे वहाँ पे वेरिएबल था, इसलिए हम लोग एलिमेंट काटते थे, लेकिन यहाँ नहीं काटना है क्योंकि ये कांस्टेंट दे रखा है, कहीं पे वेरिएबल नहीं दिया है। तो हम कांस्टेंट दे दिया तो डायरेक्ट कर देते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना बच्चों, पाई आर क्यूब मतलब r/2 का क्यूब, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं, तो ई तो कांस्टेंट होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ठीक है ठीक है, ई इंटू डी ए, डी ए मतलब कि क्या, डी ए मतलब कि क्या, डी ए यही तो है। डी ए एरिया जो हम ले रहे हैं, एरिया जो ले रहे हैं वो यही तो ले रहे हैं, मतलब इस बार गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा,
समझिए, ये पी पॉइंट पे ही हमें निकालना है। तो इस कैविटी की वजह से पी पॉइंट पे क्या होगा, अब हम वो देख रहे हैं। तो भाई पी पॉइंट तो इधर है, पहले तो इसको हटाओ यार, ये इधर क्या कर रहा है, इसको इधर ले आते हैं ना बच्चों। वो यहाँ पे क्योंकि हमको पी पॉइंट पता है ना बच्चों, पी पॉइंट किधर है, इधर ही तो है पी पॉइंट। तो हमें गॉसियन सरफेस पी पॉइंट पे इधर मानना होगा ना, क्योंकि हम गॉस लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे तो उसके लिए पी पॉइंट यहीं पे तो था, और इसका दूरी सेंटर से दे रखा था पीछे, यहाँ से यहाँ तक 2r था। याद कीजिए पीछे दे रखा है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना था, 2r ही तो था। तो चलो भाई चलो भाई चलो भाई, क्यू इनसाइड में तो यही आ जाएगा, यही तो है क्यू इनसाइड। तो डी ए मतलब कि जो हम एरिया लेते हैं, तो हम अभी एरिया ये ले लेते हैं, वो नहीं लेना है जो गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट से पास होता है यहाँ का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, है ना बच्चों, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्यू इनसाइड जो कि है रो इंटू 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो कितना आ जाएगा, 4 पाई तो कटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 4r² है, 4r² है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ई इंटू 4r² इक्वल टू रो इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8×3 = 24 हो जाएगा एप्सिलॉन नोट। तो आपके पास क्या आर हो है, r² कट जाएगा तो यहाँ पे r बचेगा। तो क्या लगता है बच्चों, क्या लगता है आपको, तो यहाँ पे ई का वैल्यू जो आ रहा है ρr/24 × 4 एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 24 × 4 एप्सिलॉन नोट आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये हमको पता चल गया कैविटी का है। तो नेट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो सिलेंडर की वजह से था, इनफाइनाइट सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। सिलेंडर की वजह से हम पीछे निकालें, ρr/4 एप्सिलॉन नोट, ρr/4 एप्सिलॉन नोट माइनस ρr/24 × 4 एप्सिलॉन नोट। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए 24 से इधर भी गुना कर दीजिए। ये आसान करने का तरीका है, कैसे, क्योंकि नीचे बेस सेम हो जाता है। तो ऊपर हो जाएगा 23 ρr डिवाइडेड बाई 24 × 4 एप्सिलॉन नोट। आंसर कितना दे रखा है, 23, देखिए इसी के टर्म में दे रखा है ना। तो 23 ρr, ऊपर क्या आ रहा है 23 ρr, ठीक है, नीचे रहा 16k एप्सिलॉन नोट। तो 16k एप्सिलॉन नोट में कैसे बदलें, 16k एप्सिलॉन नोट, इसको बदलना है बच्चों, ये जो आया ना हमारे पास 24 × 4, इसको 16 में बदलना है, 16 × k। तो सोचिए ना इसको कैसे बदले, 8×3 = 24 होता है ना। ऐसा डायरेक्टली काट ही सकते हैं, 4×4 = 16 और 4×6 = 24, तो k का वैल्यू हो गया 6। आया समझ में, k का वैल्यू हो गया 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे k का वैल्यू जो होगा वो होगा 6, आंसर हो गया। तो बच्चों ये ठीक है, आसान ही सवाल है। देखिए कुछ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन चीज़ें तो सिंपल है ना, सोच तो रहे हैं ना आप, सोच तो पा रहे हैं, बस गॉस लॉ तो ही तो लगाना है भाई, पी पॉइंट के लिए जो कि आउटसाइड का पॉइंट है, यहाँ से रेडियस 2r था। चलते हैं आगे, फिर से एक आसान सा जेई का सवाल है, पता नहीं मेंस का है कि इसका है। तो आपको एक सॉलिड स्फीयर आर रेडियस से 4 डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब पूरे वॉल्यूम में है। तो डेंसिटी दे रखा है इस तरीके से। अब देखिए जब भी ऐसे करके वेरी करने लगे तो समझिए कि हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, के और ए आर द कॉन्स्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पता है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r/2 पे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो r/2 पे है वो है 1/8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट r पे, मतलब समझा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका r/2 मतलब कि यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और 1/8 टाइम्स है इसका, ठीक है, मतलब जैसा बोल रहा है वैसा हमने लिख दिया। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या है यहाँ पे, ए तो दे ही नहीं रखा है। अच्छा निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली देखिए सवाल तो ऐसा ही टाइप का आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे होगा। इसका रो जो वेरी कर रहा है, चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक है। तो क्या करना होगा हमें, एक केस लेंगे जिसमें कि 0 से r/2 तक चले जाएंगे, तो यहाँ तक का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। एक केस में 0 से लेके r तक चले जाएंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो चलिए पहले एक
पूरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। तो क्या करते हैं, यहाँ से छोटा सा r दूरी पे जाके एक एलिमेंट काट लेते हैं। हम क्यों काट रहे हैं, हम इसलिए काट रहे हैं ताकि, क्योंकि हम रो डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है तो चार्ज भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो चार्ज भाई चेंज हो रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट पे कैसे बता सकते हैं, फिर उस पॉइंट का बताइएगा, टोटल चार्ज यहाँ का नहीं बता पाइएगा। उसके लिए आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर था। तो छोटा सा डिस्टेंस में जाके हम लोग अब सॉलिड स्फीयर में कैसे लेते हैं एलिमेंट, डिस्क नहीं लेते हैं, डिस्क नहीं है ये है सेल, है सेल, सेल है बच्चों। मतलब कि क्या भाई, बहुत बड़ा सा गोला है जो सॉलिड गोला है, तो उस गोला बना कैसे होगा, जैसे जैसे छोटा छोटा सा सेल जुड़ता जा रहा होगा, छोटा छोटा सा सेल जुड़ते जुड़ते पूरा गोला बना दिया होगा। जिस तरीका से नहीं प्याज का एग्जांपल दिया, छोटे छोटे रिंग बन के डिस्क बना दिया, उसी तरीके से छोटा छोटा गोला मिलके होलो गोला, होलो मिल मिल के पूरा सॉलिड बड़ा सा गोला बना देगा, सिंपल। तो इस गोले पे चार्ज कितना होगा, डीक्यू मान लेता है, डीक्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी रो डी भी। भाई छोटे से चार्ज निकालेंगे छोटे से वॉल्यूम पे, ये छोटा सा ही तो वॉल्यूम है, तो छोटा सा वॉल्यूम है कितना, ये छोटा सा वॉल्यूम है कितना डी भी, वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सिंपल, यही तो नहीं है हम। तो यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू बता सकते हैं, जो रो कितना है के आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो भाई कितना हो जाएगा डी क्यूब, जो हमको पूरे चार्ज मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। पहला केस पहले मान लेते हैं, ये जो आया है ये पहले केस के लिए मान लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड केस है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देख लेते हैं आगे जाके। फर्स्ट केस जब स्मॉल आर का वैल्यू r/2 पे जा रहा है, मतलब कि डी क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा, अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे बच्चों, पहले लिख लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, 4 पाई के कांस्टेंट है, तो 4 पाई के बाहर कर देते हैं, 4 पाई के अंदर आर का पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा आर के पावर 5 डी आर। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से r/2 तक। उसी तरीके से सेकंड केस में कहाँ से जा रहा था, 0 से r तक। तो यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई के 0 से r तक, बाकी चीज़ें तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर दिया बच्चों, r के पावर 5 ही तो आ रहा है, ठीक है। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो उसके लिए हम अगर चार्ज निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे। क्यों इनसाइड में एप्सिलॉन कर देंगे ना बच्चों, फ्लक्स आ जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे डी क्यू, पहले क्यू तो निकाल लीजिए। यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज वो आ जाएगा आपके पास 4 पाई के इंटू यहाँ पे आर के पावर में 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 और 0 से r/2 तक, ठीक है। तो 4 पाई के बाई 6 इंटू आर के पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 6, ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। एक सेकेंड भाई, यहाँ डेंसिटी दे रखा है के आर स्क्वायर, के आर क्यूब क्यों लिखा हमने, अरे यार बच्चे आप बताते क्यों नहीं, आपको बताना चाहिए ना कि भाई वहाँ पे स्क्वायर था तो पावर 4 आ जाएगा। भाई मैं भी सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ रहा है, ये 5 बन जाएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक देख लेंगे। तो आर के पावर 4 था, ओके। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पाई के डिवाइडेड बाई 5 आर के पावर 5, सिंपल। तो ये हमने चार्ज निकाल लिया सेकंड केस में, और ये फर्स्ट केस में। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसानी से निकाल सकते हैं ना, गॉस लॉ लगा दीजिए, गॉस लॉ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, हम कितना डिस्टेंस पे जा रहे थे, r/4, सॉरी r/2 था, क्या था ये, r/2 ही था, चलिए मेरा गलत हो जाएगा। r/2 पे जाके एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए भाई। तो गॉसियन सरफेस ये है, तो गॉसियन सरफेस रहता है तो क्या होता है, E.dA इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो भाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए क्या हो जाएगा, एरिया जो गॉसियन सरफेस लिया है 4 पाई r² बाई 4 हो जाएगा,
R/2 है ना, इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना है 4 पाई के आर के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू एप्सिलॉन नोट होगा ना नीचे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो कट रहा है, चीज़ें काट देते हैं। 4 पाई R² बाई 4 कटेगा, R² यहाँ पे R का पावर 3 छोड़ देगा और यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 के पावर 3 मतलब कि 8। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया बच्चों, मिल गया। क्या मिल गया? कोई मिल गया, कोई मिल नहीं गया। R³ डिवाइडेड बाई 8 × 5 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, कुछ इस टाइप का आ गया। अब उसी तरीका से यहाँ पे कर लेते हैं भाई, उसी तरीका से यहाँ पे भी गॉस लॉ लगा देते हैं। गॉस लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे जाके गॉस लॉ लगा देते हैं, तो सरफेस का ही पॉइंट होगा ये, तो कोई बात नहीं। फ्लक्स क्या हो जाएगा, E.dA ड्यूरेशन इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। चलिए बच्चों, E इंटू 4 पाई R² हो जाएगा इस बार इक्वल टू क्यू इनसाइड 4 पाई के R के पावर 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है 4 पाई R² R का पावर 3 बचेगा यहाँ पे, तो E का वैल्यू आ जाएगा KR³ डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नोट। ये आया है R/2 पे, ये आया है R पे। हमें क्या करना था, जो R/2 पे आया था उसके लिए कितना लिखेंगे, KR³ डिवाइड बाई 8, KR³ डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ KR³ डिवाइडेड बाई 5 एप्सिलॉन नोट। तो ये दोनों सेम आ गया है, देख लीजिए दोनों सेम आ गया। मतलब K क्या होगा ना, K यहाँ पे ये बोल रहा होगा 1/8 टाइम्स ऑफ डेट K टाइम्स बोल रहा होगा, K टाइम्स है ना, यहाँ पे K होगा ऐसे, अगर मान लेते हैं K यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अरे यार ये K के बाद सॉरी A है ना मतलब A से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे A का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आ सकता है ना भाई। चीज़ें समझिए, ये थोड़ा सा वेरिएशन करके अगला साल दे देगा, कभी भी दे सकता है। वो करना देखिए थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, थोड़ा आराम से करना होता है, क्योंकि एडवांस में गलती भी हो सकता है। आराम से करिए, हो जाएगा, सही करना है, ठीक है। भले ही टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। चलिए 2022 एडवांस का सवाल काफ़ी जैसा ये भी है, क्या बोला जा रहा है, 2022 में मैंने भी दिया था ठीक है, बताइएगा ये सवाल मेरे से हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, पता नहीं, आप देखिएगा, आप बताइएगा बच्चों, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 6 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द अराउंड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन साइड ऑफ लैंड, 5 ऑफ देम ऑफ चार्ज क्यू। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए आप, 5 चार्जेज हैं जिनका वैल्यू क्यू है, एक एक्स मान लिया है, रिमेनिंग 1 चार्ज एक्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये सारे परपेंडिकुलर हैं टू द नियरेस्ट हेक्सागोन, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना रहे हैं सब जगह पे। बाइसेक्टेड, सेंटर पे जाते हैं हेक्सागोन एंड बाइसेक्टेड बाय द साइड। तो ये साइड जो है ना, इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है, जितना भी दूरी आ रहा है ना सारा बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए ये मोर देन 1 करेक्ट होता है बच्चों, ये 4 मार्क्स का सवाल होता है। इसमें अगर आपने सही सही सारा टिक किया है, मान लेते हैं इसका आंसर ABCD है, सॉरी ABC है, तो आपने ABC टिक किया है ना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ A और सिर्फ B टिक किया, जबकि आंसर ABC है, आपने क्या टिक किया AB, तो आपको आंसर, आपको मार्क्स 2 मार्क्स मिलेंगे, आधा हो जाता है डायरेक्ट, अगर आपने छोड़ दिया कोई ऑप्शन। हमें पता है ऑप्शन, मान लेते हैं हमें पता है कि ABC आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगर आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ AB को टिक करते हैं, तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन अगर आप D को मार्क कर दिए गलती से भी, तो आपको मिलेगा -2, 4 तो छोड़िए, -2 मिलेगा है ना। ऐसा जैसा इंस्ट्रक्शन आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, हर हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जनरली अभी तक तो यही चलते आ रहा है, हर साल ऐसा ही होता है। तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा जब भी आप एग्जाम दें, तो वैसा होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कौन है वो हमें नहीं पता है, अब बोलेंगे आप तो बता दिए ABC आंसर कर देते हैं, तो ऐसा कोई ठीक नहीं, मुझे भी नहीं पता है कौन सा आंसर होगा। अब देखते हैं यार, करते हैं, है ना, आपके सामने मैं कर देता हूँ, देखता हूँ। आसान है, देखिए आसान है बच्चों, मैंने एक बार किया था, आसान है। तो ये बोल रहा है कि जब चार्ज Q का वैल्यू, बेसिकली इसको एक बार हम डायग्राम बना ले क्या बच्चों, एक डायग्राम बना ले, डायग्राम, ताकि आपको समझ में आ जाए।
चलिए इस टाइप का है, ठीक है, जैसा ही बना ठीक ही बन गया। यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, आसानी आता है, ठीक है। ये सारा क्यू दे रखा है हमें। सबसे पहले आप एडवांस का सवाल करें तो बिल्कुल एकदम अच्छा सा नीट एंड क्लीन चीज़ें बनाया कीजिए, क्योंकि बोलेंगे हमको सवाल ही करने नहीं आता है, नीट एंड क्लीन क्या बनाए। बच्चों देखिए, शुरू शुरू किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि सब कुछ मुझे आता है, तो वो आपको बना रहा है, क्या बना रहा है, सी बना रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। हमें पता है कि ये दोनों बराबर डिस्टेंस के हैं, मतलब ये 90 डिग्री पे यहाँ पे आ रहा है, ये ओ है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये हेक्सागोन है ना, 6 साइडेड है। अरे भाई बेंजीन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, वही है। तो ये 6 साइड है, तो ये पूरा अगर रहेगा, ऐसे रहता है, तो वो 360 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो समझिए ना, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और सब सारा एंगल इक्वल है, क्योंकि सारा इसका साइड ए है, तो सारा एंगल इक्वल है, मतलब ये सारा ए है, ए है, ए है ना। तो क्या लगता है आपको, ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, बताइए बताइए कितना हो जाएगा। एक सेकंड, मैंने क्या किया, सही किया ना, हाँ। देखिए कितने साइड्स हैं, ये साइड्स इस पे इतना एंगल बना रहा होगा, ये इतना है, ये साइड्स इस पे इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, और ये इतना। तो 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोन में 6 होते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बनेगा, मतलब हर जगह पे ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा, है ना। मैं ऐसे कर देता हूँ इसको यार, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो परपेंडिकुलर था, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ऐसा ही ये हर एक साइड को लेकर बोल रहा हूँ मैं, ऐसे हर एक साइड को लेकर, ये साइड है, ये है ना, तो हर जगह पे 60 डिग्री बनेगा। तो देख लेते हैं, ये दे रखा है, ये बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये एल है, तो ये भी एल होगा, है ना भाई। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, अगर चार्ज क्यू कर दिया जाए एक्स को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 0। अरे यार कितना आसान है। अगर हम क्या करते हैं ना कि एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्यू कर देते हैं, ये भी चार्ज क्यू हो गया, तो समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पे क्या होगा, सारा जो एक लाइन में होते हैं वही तो एक दूसरे पे लगा पाते हैं फोर्स, है ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट पे इधर खींच रहा होगा, इसको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, इसको इधर, इसको इधर, और ये भी क्यू हो गया। तो क्यू हो गया, तो ये सामने वाला भी क्यू था, ये भी क्यू था, ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इधर खींचेगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन देखेंगे तो ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ओवरऑल ओ पे 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया भाई, कुछ करना ही नहीं था, इतना भी नहीं सोचना था, ये सब कुछ नहीं बनाना ही नहीं था, बस ऐसे ही देखिए हो गया। एक और देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर क्यू हो जाए, माइनस क्यू हो जाए, इसका माइनस क्यू हो जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे क्या होगा। देखिए अब पूछ लिया मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, माइनस क्यू कर देंगे तब कितना होगा, माइनस क्यू। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इनका ये इसके तरफ भेजेगा, ये इसके तरफ भेजेगा, तो ये दोनों की वजह से कैंसिल, ये दोनों की वजह से कैंसिल, बचा सिर्फ हमारे पास ये और ये, तो ये प्लस क्यू है और ये हो गया माइनस क्यू, बोल रहा है सवाल में। तो माइनस क्यू अपने तरफ खींचेगा और प्लस क्यू इधर फेंकेगा, तो ओवरऑल दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों का वैल्यू सेम है ना भाई, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये एल माना था, ये भी एल, तो 2l था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर, और डायरेक्शन इधर है और ये भी इधर ही खींच रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अरे समझ में, तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई 4l स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, तो ये नीचे 4 दूना 8 आ जाएगा, है कितना आ रहा है मेरे को समझ नहीं आया। 12 था, लेकिन हमको ए में आंसर देखना है, देखिए ए में देना है, तो अब हमको ए निकालना पड़ेगा ना, हम एल में बता दिए। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम जो हम बनाया था अब काम आ जाएगा, तो हमको एल में बताना है। एल तो ये डिस्टेंस है, ए क्या है, ए ये है, ये ट्राइंगल देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल, ये ए है, ये एल है, क्या लगता है आपको, ये भी डिस्टेंसेस तो बराबर होंगे, क्योंकि हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में ये जो कोण बनता है यहाँ से, तो ये भी डिस्टेंस है, तो हर जगह पे बराबर होंगे बच्चों, तभी तो हम बांट पा रहे थे, मतलब ये डिस्टेंसेज भी सबके बराबर हो जाएंगे, इसको मिलाइएगा तो एक सर्कल टाइप का बन जाएगा, तो ये रेडियस टाइप का हो जाएगा, ये भी,
ये भी, ये सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं सारा सिमेट्रिकल है, इधर बांटेंगे तो सारा सिमेट्रिकल है बच्चों, तो इसका मतलब सिमेट्री से हम बता सकते हैं। देखिए ये भी ऐसे बना होगा, इधर ये भी ऐसे बना होगा, इधर ये भी, इधर ये भी, तो ये सब बराबर हैं, ये सब बराबर हैं, ठीक है, सब बराबर हो गए, ये है ये भी बराबर है, तो भाई हमको पता चल गया ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो हमको पता चल गया ना बे, सॉरी बे, चल गया बच्चों, ठीक है, ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो चलिए अब कर देते हैं, ये ट्रायंगल छोटू सा ऐसे बना लेता हूँ इधर ऐसे, ये एंगल 60 आ गया था, ये आपको पता है ये एंगल ये कितना है, ये था एल, और ये क्या कर रहा है ना, सोचिए सोचिए सोचिए, तो ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है भाई, परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90, ये 60, तो ये हो गया 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30, ठीक है। हमको ये नहीं पता है, क्योंकि देखिए ये बराबर बराबर बांट रहा है कि नहीं, ये भी हमको सोचना है, बांट रहा है क्योंकि ये भी एंगल दोनों 30-30 है, तो ये बराबर है, मतलब ये पूरा ए है, तो ये a/2, ये भी a/2, मतलब ये x का वैल्यू a/2 है, ये 90 था भाई। मैं क्या बनाया हूँ, ये वाली है ना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं ना बच्चों, बता सकते हैं ना, एल को बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ऐसे 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030 का वैल्यू हम बता सकते हैं यहाँ पे, 1030 का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर a/2 डिवाइडेड बाई एल, तो a/2l हो जाएगा, इसका वैल्यू √3 होता है, 1/√3 होता है 1/√3 होता है, तो यहाँ से 2l का वैल्यू हम बता सकते हैं, 2l का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो √3 टाइम्स ऑफ a आ रहा है, ये मैंने यहाँ से l का वैल्यू निकाल लिया। तो चलिए यहाँ पे करते हैं बच्चों सॉल्व, चलिए चलिए कितना आ रहा था यहाँ पे जल्दी देखिए, एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3a² / 4 हो जाएगा, ठीक है। अरे यार ये और कुछ नहीं है, 2l का तो स्क्वायर है, ये 2l का स्क्वायर ही तो है, तो हम इतना क्यों कर रहे हैं, 2l का स्क्वायर ही तो है, तो 2l का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a², तो आ गया आंसर हमारे पास, q डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू 3a², देख रहे हैं कितना आ रहा है बताइए, 6πε0 a², 6 में, हाँ आ गया आंसर, ये भी है, ये भी है। थोड़ा बच्चों, थोड़ा ज्योमेट्री से, थोड़ा सिमेट्री से कुछ सोचिएगा तो हो जाएगा सवाल, हो जाएगा, ठीक है। सी में बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू 2q कर दिया जाए, मैं बता रहा हूँ तभी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ओ पॉइंट पे क्या होगा, देखिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमको डायरेक्शन देखना ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, जो भी आ रहा है डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 2q कर दिया, ये 2q हो गया, तो 2q की वजह से क्या होता है kq/r, तो 2kq/r, तो चलिए पोटेंशियल ऐड कर देते हैं बच्चों, पोटेंशियल एट ओ इफ x का वैल्यू 2q हो जाए तब क्या होता है, 2q हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, तो सबके वजह से पहले तो ये सब q q q q q सब कितना q है, 5 है, तो 5 की वजह से तो सिमिलर ही हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है सबका 2l है, 2l, ठीक है, प्लस एक 2q आ गया, अब तो 2kq हो जाएगा डिवाइडेड बाई उसका भी डिस्टेंस कितना है 2l ही है, तो भाई कितना हो जाएगा 7kq डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 12 का वैल्यू हमने निकाला था 7kq डिवाइड बाई √3a आ जाएगा, k का वैल्यू रख सकते हैं आप 4πε0, तो देख रहे हैं वही आ जाएगा 7q डिवाइडेड बाई 4√3πε0a, यही तो आ रहा है आंसर, और यही यहाँ पे दे रखा है, तो आंसर ये भी होगा। अब चौथा चेक कर लेते हैं, अगर -3q हो गया, सोचिए बस ऐसे ही सोच लीजिए, इफ x का वैल्यू क्या हो जाए -3q, तब क्या हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल वो पॉइंट पे, पहले तो 5 की वजह से 5kq/12 हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा माइनस की वजह से, पोटेंशियल डायरेक्ट हम साइन के साथ रखते हैं, माइनस का 3kq हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2l हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2kq डिवाइडेड बाई 2l, तो ये तो नहीं आएगा हमको लग रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4√3πε0 इंटू q, तो q अपन 4√3 आ रहा है, 4√3π, देखिए आ तो रहा है, आ तो रहा है नीचे वही, लेकिन ऊपर q नहीं, यहाँ पे दे रखा है 3q, ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, ये नीचे ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलती कर दिया, नहीं तो ये भी सही हो जाता, ये गलत हो गया,
तो आंसर ए बी सी है। बोलेंगे मैं तो शुरू में बोला था। तो बच्चों ये हो गया गलती से ए बी सी। ऐसा हर जगह पे नहीं होता है, तो तुक्का नहीं मारना है। एडवांस में तुक्का मारिएगा तो नहीं होता है, ठीक है। ट्रिक यूज कर सकते हैं, ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन तुक्का मत मारिए। तुक्का मतलब होता है कि हमें कुछ नहीं आता है, ब्लैंक। हमने ए मार दिया, डी मार दिया, सी मार दिया, भाई आप -2 लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये एडवांस का 2022 का था, आसान सवाल था। अब आप बताइएगा मैंने किया था कि नहीं। मैं 2022 में दिया हूँ एग्जाम एडवांस का, तो मेरे से हुआ था कि नहीं, बताइएगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज सोन इन द फिगर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना भाई, सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे। तो सोचिए सोचिए सोचिए, पहले इधर वाला, ये सब दूर वाला सोचिए, दूर वाला। -q यहाँ, -q यहाँ। तो भाई -q इधर अपने तरफ खींच रहा होगा, ये अपने तरफ, तो ये तो जीरो हो गया, ये तो काट दिया। और डिस्टेंस भी सिमिलर ही है। कितना डिस्टेंस है बताइए, ये डिस्टेंस कितना है एक्चुअली में, ये डिस्टेंस कितना है, एल एल, इधर हो गया √2l है, √2l ना। हाँ, तो उसी तरीके से ये भी डिस्टेंस √2l हो जाएगा, क्योंकि एल एल है ना, एल एल है, हर जगह पे उतना ही है। तो ये भी डिस्टेंस √2l ही था, इसीलिए तो हमने उसको कैंसिल आउट किया। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम है, इधर खींचेगा इधर खींचेगा, और दोनों का वैल्यू सेम है, तो जीरो हो जाएगा। इधर देखिए, ये Q2Q, ये इधर 2Q वाला इधर और Q वाला इधर, तो भाई एक ही तो बचेगा। Q इधर फेंक रहा है, 2Q इधर, तो ये ज़्यादा है ना, तो 2Q में से Q घट जाएगा, तो यहाँ पे Q की वजह से सिर्फ आएगा। डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन इधर आएगा, देखिए ध्यान से, है ना, डायरेक्शन इधर आएगा। और क्या आएगा वैल्यू, वो आ जाएगा KQ, एक चार्ज की वजह से, क्योंकि एक तो घट जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R², मतलब कि √2l का स्क्वायर। चलिए, अब हमने सारे को वजह से बाहर वाला से निकाल लिया, अब ये अंदर वाला निकाल लेते हैं। अंदर वाला यही सब तो है, सबका डिस्टेंस एल है, तो साफ साफ पता चल रहा है 2QQ। फिर से ये आ रहा है 2QQ, तो इधर ज़्यादा फेंकेगा, इधर ये कम फेंकेगा, मतलब 2Q की वजह से इधर ज़्यादा आएगा, तो डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में ज़्यादा आएगा। चलिए इधर आ गया, कितना आएगा भाई, 2Q में से Q चला जाएगा, तो एक ही की वजह से आएगा, कितना आएगा, KQ डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल ही है दूरी। फिर अब देख लेते हैं, ये +Q 2Q, फिर से ये ज़्यादा इधर फेंकेगा, इधर कम फेंकेगा, तो इधर ही आएगा ओवरऑल, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो फिर से डिस्टेंस कितना है, ये तो सेम ही हो गया, ये भी तो KQ/L ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों का ऐसे 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से 45 डिग्री पे जाता है। तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से इधर से जाएगा। ठीक है, इनका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये दोनों का ये हो जाएगा √2 टाइम्स KQ/L। ठीक है, अब क्या लग रहा है, ये कितना हो गया, KQ डिवाइडेड बाई 2l²। चला यहाँ, सॉरी बच्चों, यहाँ पे l² लिखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे l² लिखेंगे, KQ/L² होगा ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे l² होगा। क्या लगता है, यहाँ पे इधर का डायरेक्शन ये वाला है, इधर ये वाला है, तो कौन बड़ा है इनमें से, कौन बड़ा है, मुझे तो यही बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है ना। तो इसको बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो ओवरऑल हमको पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मिल रहा है, वो मिल रहा है KQ, मतलब √2 KQ डिवाइडेड बाई L² माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाई 2l²। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये मेंस में आया था, देख लीजिए कितना आसान सा। तो मेंस में आसान सवाल आते हैं। ठीक है, √2 - 1/2, ये आंसर हो गया। सिंपल था यार, वो तो बिल्कुल सिंपल था। तो अब आ जाते हैं 2020 का सवाल। Q1 Q2 दो चार्ट दिया हुआ है, AB पे रखा हुआ है, ये भी बहुत आसान है। OAB ट्रायंगल है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, ये O है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज है। ओके, एक हमको हिंट दे दिया कि रिजल्टेंट जो भी आएगा ना, जैसे ये Q2 है, तो इसके वजह से किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, Q1 की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जब इनका रिजल्टेंट आया है, जो रिजल्टेंट आया है ऐसे, वो परपेंडिकुलर हुआ है इसका, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। भाई परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हम क्या मान लेते हैं, क्योंकि एंगल तो हमें नहीं पता है ना। अब डायरेक्ट आप 90 डिग्री पे जा रहा है, तो आप नहीं बोल दीजिएगा 45 भाई, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड है। पीछे मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम था, ठीक है ना, ये और ये सेम था, इसीलिए हमने 45 डिग्री पे बीच में कर दिया था। हमें नहीं पता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। तो अब हम करेंगे क्या, ये भी 90 हो जाएगा फिर इधर। ठीक है,
तो हमको पता चल गया कि ये एंगल थीटा अगर हमने मान लिया तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। लेकिन ये तो है कि ये 90 डिग्री पे है, क्यों? क्योंकि ये इधर फेंक रहा है, ये अपने इधर फेंक रहा है, तो ये तो पता ही 90 है, लेकिन ये 45 पे जा रहा था, ये नहीं पता था, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया भाई, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा बता सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है E2 है अपॉन E1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी टेन थीटा बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर x1 अपॉन x2। देख रहे हैं, इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। तो E1 E2 क्या हो जाएगा, KQ2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर, और E1 क्या हो जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 अपॉन x2। ये सब हमको नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। के कट जाएगा यार, है ना बच्चों। और यहाँ पे x2 एक x2 इसको काट देगा, एक x1 इसको काट देगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये इधर चला जाएगा तो x1 अपॉन x2 आ जाएगा, ठीक है। x1 अपॉन x2 डी ऑप्शन आंसर हो गया। काफी आसान है, आसान ही है। एक और सवाल कर लेते हैं जेडवांस 2018 का, तो ये भी सोचने वाला है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा बच्चों, है ना। इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इन्फाइनाइट तक पैरेलल टू जेड एक्सिस, ओके, ये जेड एक्सिस इसको मान रखे हैं, तो इसी के पैरेलल ही है ना। एक ऐसे तार जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। कैरीज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा दी रखा है, प्रिसाइज प्रीसियस थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ओके, रेडियस आर का है, और पी और क्यू पे इसको पेनिट्रेट करता है। मतलब इसमें जैसे कोई गोला है, जैसे बलून होता है ना, उसमें इधर से छेद कर देंगे तो फूट जाएगा, लेकिन समझिए उसमें तेल लगा के छेद कर रहे हैं तो फूटता नहीं है जल्दी। तो ऐसे करके जा रहा है, तो एक तार ऐसे जाएगा और बलून ऐसे रहेगा, और बोल रहा है कि इसके सेंटर से, बलून के सेंटर से जो है ऐसे करके बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, सबटेंड एंगल 20 डिग्री वो पॉइंट पे। स्फेरिकल सेल है, ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। बलून क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा है, ये सब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना कितना होगा सेल का, इस तार की वजह से इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स होगा, जो सेल है उस पर कितना फ्लक्स होगा। तो भाई इसका वजह से कितना होगा, बताइए बताइए बताइए। चीज़ें सिंपल है, बताया जा सकता है। हमको फ्लक्स बताना है, फ्लक्स वो क्या होता है, ई डॉट डी ए। हमको लग रहा है ई डॉट डी ए तो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बता सकते हैं। भाई ई डॉट डी ए करेंगे तो ये तार की वजह से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे जाती है ना, हर डायरेक्शन में जाता है, इधर 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 इधर, है ना, हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, इधर डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, तो हर जगह पे डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताना नहीं बता पाएंगे आई थिंक। तो हमको इसका यूज करना होगा ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। ये मान लीजिए कि एक गॉसियन सरफेस बन गया, मान लीजिए, क्योंकि इसी में तो बताना है भाई, इसी में तो बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेल। तो सेल को ही, सेल पे ही एक गॉसियन सरफेस मान लो। तो सेल पे गॉसियन सरफेस जब हम मान लेंगे तो अंदर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड, तो अंदर चार्ज कितना होगा, जो इतना तार है इसी की वजह से तो चार्ज होगा। तो हम तो बता देंगे ना कि लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बोलेंगे तार का लेंथ तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हमको लेना ही नहीं है, हम इतना ही लेना है हमको। क्यू इनसाइड तो यही होगा ना, तो क्यू इनसाइड के लिए नहीं बता सकते हैं यहाँ से, क्यू इनसाइड इक्वल टू लेमडा इंटू एल। तो एल लेंथ ये कितना है ये हमको बताना है, ये एल लेंथ कितना है इसका। भाई सिंपली बता सकते हैं यार, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ये एंगल भी सेम, ये एंगल भी सेम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री। क्यों, तो पूरा होता है वो 180, तो ये बराबर है, तो 30-30 में ही तो बटेगा, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है दूरी। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या लगता है ये बराबर बराबर भागों में बांट देगा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो? हाँ बांट देगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसका, तो बांट तो देगा, बांटना चाहिए बच्चों, है ना। सिमेट्री वगैरह कुछ हमको नजर आ रहा है क्या? अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। क्यों होगा बराबर, क्योंकि देखेंगे तो ये एंगल सेम है और ये रेडियस सेम है और ये लेंथ भी सबका सेम है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट टाइप का हो गया। तो इसका ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएगा सीपीसिटी से। सीपीसिटी क्या होता है पता नहीं, हमारे टीचर बोलते थे बहुत बार सीपीसिटी मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कुछ इस टाइप का होता है। तो बेसिकली ये और ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा L/2, L/2 ये हो जाएगा। तो भाई पता चल गया ना, ये 90,
ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रायंगल हमको बाहर निकाल लिया, ये 90 बना था, ये 60 था, ये था 30 और ये था r, ये l/2 हो गया। तो हमको l/2 ही तो बताना है रेडियस के टर्म में, तो भाई हो जाएगा ना l/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा r cos 30 हो जाएगा। cos 30 क्या होता है, क्या होता है, √3/2 r हो जाएगा। तो यहाँ से बता सकते हैं 2 कट जाएगा, तो l का वैल्यू हो जाएगा √3r। तो 2l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2l का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी 2l क्यों निकाल रहा हूँ, l ही तो पता है, l ही तो, ये लेंथ l ही तो है। तो l लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों, अब हम बता सकते हैं l लेंथ पे चार्ज होगा लेमडा इंटू l का वैल्यू कितना है √3r। तो इतना चार्ज होगा अंदर वाले इस गॉसियन सरफेस में बनेगा उसका, ठीक है। तो ये इतना होगा, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट कर देते हैं। तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना है √3 लेमडा r, √3 लेमडा इंटू r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। ये आंसर हो गया भाई, यही तो आंसर हो गया, तो यही आ जाएगा। देखिए √3r लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आंसर सही है। सेम देखिए ऑप्शन यहाँ भी है सेल की वजह से, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं आ रहा था, √3 आ रहा था। एक और है जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेल के हर एक सरफेस पे जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में नहीं होगा ना भाई। अगर कोई तार ऐसे होता है तो इससे निकलने वाला सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जाता है, मैंने बता रखा है। अब बोलिएगा नहीं बच्चों कि नहीं बता रखा है, बता रखा है ना मैंने, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकलता है हर डायरेक्शन में। तो ये इस पूरे थी में निकल रहा है, पूरे ऐसा रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से इन्फिनिटी तक जाता है, ये यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो इससे निकलने वाला हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसे निकला है, इससे ऐसे पैरेलल नहीं निकला है। तो बोल रहा है कि जीरो, मतलब जेड डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकलता है, मतलब जीरो निकलता है ना, जीरो मतलब नहीं होता है। तो ये तो बात सही बोल रहा है भाई, थोड़ी निकल रहा है जिधर तार जा रहा है उधर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी आउटवर्ड डायरेक्शन में। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेल एट एल पॉइंट्स। ओके, इस स्फीयर पे सेल पे हर एक पॉइंट पे क्या नॉर्मली हिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं कर रहा है ना, अभी तो बताया। यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे, तो ये नॉर्मली हिट है, ये नॉर्मल हिट लग रहा है भाई। नॉर्मली ऐसे जाता है ना, तब ना, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है हर डायरेक्शन में, तो नॉर्मल थोड़ी हिट हो रहा है। यहाँ पे हुआ लेकिन यहाँ पे एंगल कुछ और हो जाएगा, नॉर्मली हिट नहीं कर रहा है, 90 डिग्री पे हिट नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत है, आंसर ए और बी होगा। ए भी मारिएगा तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। बहुत ही खतरनाक सवाल होता है मोर देन वन करेक्ट में, है ना। यहाँ पे जरा सा भी अगर आपने सी टिक कर दिया गलती से, भले ही ये भी आपको पता है सी गलती से आ गया आपके पास आंसर, तो आपको मिलेगा -2। 4 मार्क्स तो छोड़िए, -2 हो जाएगा जो नंबर आ रहा था उसी में और बहुत इफेक्ट करता है। तो यहाँ तक बच्चों हम सवाल किए हैं काफ़ी अच्छे से, है ना। ये सवाल आपको ईजी लगेंगे जब आप पढ़िएगा, जब आप सवाल को खुद से कीजिएगा। हमको पता है नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता है, तो हम उसको सीखते हैं, है ना, तब उसको होता है। तो आपको फर्स्ट बार में सारा नहीं होगा, कुछ कुछ कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो देखिए ना, देख कर करिए ना बच्चों, तब होगा ना। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।